हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और ये चल रहा है जी नीट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सीरीज, जो कि अदर एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम देखेंगे कि इन एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस अपीयर होते हैं या फिर आने वाले टाइम में हो सकते हैं। तो हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज इसका हम 3rd पार्ट देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%, then the error in the determination of volume of the sphere will be। तो हम जब किसी स्फीयर का रेडियस मेजर करते हैं तो उसकी रेडियस में 2% का एरर आ जाता है। तो हमसे पूछा है कि तो इसके स्फीयर में कितना एरर आ सकता है। तो हमको रेडियस में कितना एरर दे रखा है, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इज इक्वल टू 2%। ये एरर हमको दे रखा है। तो हमको बताना है इसके वॉल्यूम में कितना एरर आएगा। तो हमको पता है स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब हम यहाँ पे हमने पढ़ा था प्रोपेगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़े थे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, डेल्टा V अपॉन V एक तरीके से रिलेटिव एरर 4/3 इंटू पाई तो कॉन्स्टेंट है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। अगर अब इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। हमने मल्टीप्लीकेशन वाला रूल पढ़ा था ना, जैसे आर क्यूब है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर इंटू आर इंटू आर। तो जब इसका हम लोग रिलेटिव एरर निकालेंगे तो कैसे आएगा, डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा आर अपॉन आर, और तीनों को ऐड करने के बाद 3 डेल्टा आर अपॉन आर भी आ जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 इज इक्वल टू 3, और ये जो देख रहे हैं हम लोग डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, इसका वैल्यू पहले हमको दे रखा है कितना 2%, क्योंकि रेडियस में एरर था ना। तो कितना एरर आया था, ये 2% आया था। तो जनरली इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6%। तो जो अगर हम किसी स्फीयर के रेडियस को मेजर करते हुए उसमें 2% का एरर आता है तो उसके वॉल्यूम में जो एरर आएगा वो कितना आ जाएगा, 6% का एरर आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी दिख रहा है हमको, यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Quantity P is calculated as P is equal to A cube B square upon CD. तो परसेंटेज एरर इन P is, तो हम कोई 4 फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो A में कितना परसेंटेज एरर आया था 1, B में 2, C में 3 एंड D में कितना आता 4 आता है। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी A B C D के साथ ऐसे रिलेट कर रही है, P इज इक्वल टू A क्यूब B स्क्वायर अपॉन CD। तो हमको बताना है जो फिजिकल क्वांटिटी B है इसमें कितना परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो हमको क्या दे रखा है, A में कितना दे रखा है, डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, हमको कितना दे रखा है 1% दे रखा है। डेल्टा B अपॉन B इंटू 100, ये कितना दे रखा है हमको 2%। डेल्टा C अपॉन C इंटू 100, ये कितना रखा हमको 3%। एंड डेल्टा D अपॉन D इंटू 100, ये कितना रखा हमको 4%। तो हमको इस क्वांटिटी में एरर देखना है। तो P इज इक्वल टू हमको क्या दे रखा है, P इज इक्वल टू A क्यूब B स्क्वायर अपॉन CD। तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, डेल्टा P अपॉन P किस रूल से हमने पढ़े थे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे हम इसमें। इसको क्या लिख सकते हैं 3 डेल्टा A अपॉन A प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B, जो पावर से वो आगे आ जाएंगी, या फिर इसको मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग करके भी कर सकते हैं। डिवीजन का भी प्लस में ही आता है, डेल्टा C अपॉन C प्लस डेल्टा D अपॉन D हो जाएगा। तो अगर इसका परसेंटेज बनाने के लिए हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 एंड प्लस डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। तो अब हमको जो ये वैल्यू दे रखी है
डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 से वैल्यू दे रखी है, तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 कितना दे रखा है हमको 1%, प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 कितना है 2%, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 कितना है 3 है, और डेल्टा डी अपॉन डी कितना है ये 4 है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 प्लस 4। अब इसको ऐड कर देंगे, 3 4 7 3 10 4 14। तो फाइनली हमारे पास कितना परसेंटेज एरर आ गया है, 14% एरर आ गया हमारे पास। तो अगर हम इस क्वांटिटी को ऐसे मेजर करें, P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी, तो और जो कि ए बी सी डी के साथ ऐसे रिलेट करती है, तो इसमें जनरली कितना परसेंटेज एरर आ जाएगा, 14% एरर आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या क्वेश्चन, ए सर्टेन बॉडी मास 22.42 ग्राम एंड हैज ए मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ 4.7 cc, द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम ए 0.01 ग्राम एंड 0.1 cc, द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी विल। तो कोई बॉडी है जिसका मास क्या मेजर किया गया है, m इज इक्वल टू 22.42 ग्राम एंड मेजर्ड वॉल्यूम कितना है, v इज इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर क्यूब। द पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास, तो मास में कितना एरर पॉसिबल है, डेल्टा m इज इक्वल टू 0.01 ग्राम एंड वॉल्यूम में कितना एरर पॉसिबल है 0.1 cc, तो डेल्टा v इज इक्वल टू 0.1 cc। तो हमको बताना है द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी में क्या एरर होगा। तो हमको पता है डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो और इसको कैसे राइट कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन रो से। रिलेटिव एरर डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा v अपॉन v राइट कर सकते हैं। तो अब ये जो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा m का वैल्यू कितना है 0.01 अपॉन m क्या है 22.42 ग्राम से ग्राम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस डेल्टा v कितना है 0.1 cc, 0.1 अपॉन v कितना है 4.7, तो cc कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट होगा, ऐसे ही इस पॉइंट से ये भी पॉइंट हट जाएगा। तो क्या बचेगा 1 अपॉन 2242 प्लस 1 अपॉन 47। जब इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू, तो ये आएगा 0.02 आ जाएगा। और हमसे पूछा कि इसमें है परसेंटेज में आंसर आ रहा है, तो इसका परसेंटेज एरर कैसे बना देंगे हम लोग, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इज इक्वल टू 0.02 इंटू 100। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास ये परसेंटेज एरर आ गया, तो मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी कितना आ गया है 2% आ गया। तो इसमें जो बी ऑप्शन दिख रहा है यही करेक्ट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो इसका मास और लेंथ को मेजर किया गया है। तो इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर, तो मास में कितना एरर है 4% एंड लेंथ में कितना 3% रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी विल बी। तो हमारे पास जो मास में एरर आया कितना आया है, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 कितना है 4%, और लेंथ में कितना एरर है, डेल्टा l अपॉन l इंटू 100 इज इक्वल टू 3%। तो मास में कितना आया था 4% और लेंथ में कितना है 3% का एरर आया है। तो हमको बताना क्या है, देन फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन, तो अभी जो क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू एल क्यूब हो जाएगा। और अब इसमें हम एरर के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले रूल लगा देते हैं। तो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा m अपॉन m प्लस 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा l अपॉन l हो जाएगा। तो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, क्योंकि हमको परसेंटेज एरर दे रखे हैं तो इसको दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन m इंटू 100 प्लस 3
डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 हो जाएगा। तो डेल्टा एल को 3%, तो क्या होगा 4 प्लस 3 3 जा 9, 4 प्लस 9 कितना हो गया 13%। तो इसकी जो हम लोग डेंसिटी का जो मेजर करेंगे परसेंटेज एरर, तो कितना आ जाएगा 13% आ जाएगा। तो इसमें जो डी ऑप्शन हमको दिख रहा है यही ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? द परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर। मास में और स्पीड में क्या परसेंटेज एरर है? मास में 2% का एंड स्पीड में 3% का रेस्पेक्टिवली। हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी obtained by measuring mass and speed। तो हमको बताना है जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज एरर आ जाएगा अगर इसकी स्पीड में और मास में एरर इतना है। तो मास में कितना है 2% का एरर, मास में कितना दे रखा है डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 कितना है 2%, एंड स्पीड में कितना है डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3%। तो हमको काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो वी नो वेरी वेल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv²। अब इसमें हम वही रूल अप्लाई करते हैं, डेल्टा के अपॉन के इज इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट है, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 डेल्टा वी अपॉन वी हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। सो डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 कितना दे रखा है हमको 2% प्लस 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी क्या है हमारे पास 3% है। तो इसको सॉल्व करते हैं 2 प्लस 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8%। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कितना परसेंटेज एरर आ सकता है? काइनेटिक एनर्जी में 8% एरर आ सकता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन हमारा सी ये ठीक हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन। तो हमको देखना है इसमें ये 5 फिजिकल पैरामीटर हमको दे रखे हैं, इनमें से किन्हीं 2 पैरामीटर्स का डायमेंशन सेम है और हमको चेक करने कौन से वो 2 हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है हमको एनर्जी डेंसिटी। तो ए में क्या दे रखा है हमको एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है U इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो क्या होगा एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है ml² T-2 अपॉन वॉल्यूम का क्या होता है L3। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा L3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा -3 हो जाएगा, तो क्या बचेगा ml-1 एंड T-2। तो एनर्जी डेंसिटी का तो ये आ गया। सेकंड क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता है क्या होता है n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। तो जो यहाँ पे जो लाइट का स्पीड देख रहे हैं इसका क्या होता है यूनिट मीटर पर सेकंड और इसका मीटर पर सेकंड है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो फाइनली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो इसका कोई डायमेंशन होता ही नहीं, क्या होता है m0 L0 एंड T0। तो जो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका डायमेंशन क्या होता है m0 L0 T0 यानी कि डायमेंशन लेस होता है। सेकंड क्या है सी ऑप्शन में दे रखा है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमको पता है क्या होता है डायमेंशन लेस होता है m0 L0 एंड T0। और उसके बाद दे रखा है हमको यंग मॉडुलस, किसमें डी पार्ट में क्या दे रखा है यंग मॉडुलस। तो हम यंग मॉडुलस y कैसे निकालते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन करके हम क्या निकालते हैं यंग मॉडुलस निकालते हैं। तो हमको पता है जो स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ होता है। तो लेंथ से लेंथ का यूनिट कैंसिल आउट होता है, तो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, बट जो स्ट्रेस का यूनिट होता है वो क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग mL-T-2 अपॉन एरिया का क्या होगा L²। तो फाइनली इसका क्या हो जाएगा L² ऊपर जाएगा तो mL-1 एंड T-2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किसका आ गया डी वाले ऑप्शन का आ गया ml-1 T-2 और फर्स्ट
फर्स्ट का एनर्जी डेंसिटी का क्या आया था ml-1 t-2। तो जो A और आप देख रहे हैं कौन सा D, ये मैच कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यही दोनों आएंगे। मैग्नेटिक फील्ड का भी एक बार देख लेते हैं। E मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड का निकालने के लिए ऐसे कर सकते हैं। हमको पता है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, QBB sin थीटा होता है। तो यहाँ से अगर हम B का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, F/QV। तो फोर्स का क्या होता है, mL-T-2 अपॉन चार्ज Q इक्वल टू IT, तो AT, और वेलोसिटी का क्या होता है L-T-1। ऐसे राइट कर सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये m L 1 है और नीचे वाला एक L इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L तो 0 रहेगा, L 0, उसके अलावा T-2 और T1 है, ये 1 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, T-2 होगा एंड A-1 हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायमेंशन क्या आ गया हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड का आ गया है, मैग्नेटिक फील्ड का आ गया MT-2 एंड A-1। तो हम देखते हैं इसमें मैच कौन कौन सा कर रहा है। इसमें एक तो जो A का डायमेंशन आया था, A में क्या है एनर्जी डेंसिटी, इसका ml-1 t-2 आया है, और जो यंग मॉडुलस है उसका डायमेंशन क्या आया है, ml-1 t-2। तो जो इसमें A वाला है, A वाला और D वाला, इन दोनों का डायमेंशन सेम है और यही दोनों क्या कर रहे हैं, इसमें मैच कर रहे हैं, बाकी कोई भी इसमें मैच कर नहीं रहा है। तो देखते हैं, तो इसमें एनर्जी डेंसिटी और यंग मॉडुलस का डायमेंशन सेम है, तो इसमें जनरली ऑप्शन होना चाहिए था, वो राइट नहीं हुआ है। तो इसमें A और D ये दोनों ठीक हो जाएंगे, इन दोनों का डायमेंशन इसमें सेम है, तो इसमें एक ऑप्शन होना है, इसके ऑप्शन अलग होने चाहिए थे A एंड D के लिए। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला इज। तो अब इसमें जो हमको पेयर्स दे रखे हैं इसमें से हमको देख के बताना है ऐसा कौन सा पेयर्स है जिसमें जैसे फोर्स एंड टॉर्क किसका डायमेंशन इसमें सेम होगा दोनों का। जैसे फर्स्ट है ए में बोल रहा है फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन हमको पता है क्या होता है mL-T-2, ये तो फोर्स का डायमेंशन होता है। उसके बाद पूछ रहा है क्या, टॉर्क, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, तो क्या होता है फोर्स इनटू x। तो अगर इसका हम डायमेंशन निकालेंगे mL-T-2 और इनटू L ऐसे निकालेंगे तो क्या होगा, ये mL² एंड T-2। तो इसमें जो पहला वाला पेयर दे रखा है इसका डायमेंशन तो सेम नहीं, क्योंकि इसका mL-T-2 आ रहा है और इसका mL² T-2 है, पहला तो है नहीं। B वर्क का क्या होता है डायमेंशन mL² T-2 एंड सेकंड क्या दे रखा है एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है mL² T-2। तो सेकंड पेयर दे रखा है वर्क एंड एनर्जी, यही ठीक हो जाएगा। एंड सी क्या दे रखा है फोर्स एंड इम्पल्स, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mL-T-2 और उसके अलावा हमारे पास जो इम्पल्स क्या होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल होता है। तो यहाँ से फोर्स का क्या होगा mL-T-2 एंड टाइम का क्या हो जाएगा t, तो यहाँ से क्या लेंगे इसको mL-T-1। तो इसमें जो थर्ड पेयर है इसमें फोर्स का तो mL-T-2 आ रहा है और इम्पल्स का क्या आ रहा है mL-T-1, तो इसलिए ये मैच नहीं कर रहा है, सेकंड वाला ही मैच कर रहा है। और डी देख लेते हैं एक बार, डी में क्या है लीनियर मोमेंटम, तो P इज इक्वल टू क्या होता है mv, तो इसका अगर डायमेंशन निकालेंगे मास m, और v क्या होता है वेलोसिटी L-T-1 हुआ। उसके अलावा एंगुलर मोमेंटम है L इज इक्वल टू क्या होता है mvr, तो m का क्या होता है मास का m, वेलोसिटी का L-T-1 और एक L ये रहा, तो L² T-1 हो जाएगा। तो ना तो इसमें D का मैच कर रहा है, ना ही C का कर रहा है, ना ही A का कर रहा है, इसमें केवल B का दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है वर्क का एंड एनर्जी का, इसलिए इसका B ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनल कांस्टेंट। तो इसमें पूछा गया है जितने भी कांस्टेंट दे रखे हैं इसमें से ऐसा कौन सा कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन होता है। फर्स्ट क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मैंने अभी आपको बताया था n = c/v। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट
अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। तो आपको पता है जो लाइट का स्पीड होता है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो इसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं, तो ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो फर्स्ट तो है नहीं। सेकेंड क्या है, बी, पॉइजन रेशो। तो पॉइजन रेशो हम कैसे निकालते हैं, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ऐसे करके निकालते हैं। अब जो स्ट्रेन होता है हमारे पास क्या होता है, वो चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ होता है। तो स्ट्रेन का जो यूनिट होता है वो ये डायमेंशन लेस होता है, और ये भी स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है। जितने भी स्ट्रेन होते हैं सभी डायमेंशन लेस होते हैं, क्योंकि स्ट्रेन होता क्या है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, कोई भी उसका डायमेंशन है उसमें, अपॉन इनिशियल लेंथ। तो ये क्या होता है हमारे पास जनरली स्ट्रेन होता है। तो लेंथ का क्या होता है, मीटर, इस लेंथ का भी मीटर में मेजर करेंगे तो इसका कोई डायमेंशन होगा, क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो पॉइजन रेशो होता है ये भी डायमेंशन लेस होता है। इसका क्या होगा डायमेंशन, m0, l0 एंड t0। अब हम देखते हैं कौन सा है, सी क्या पार्ट है, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होती है। तो मटेरियल का डेंसिटी हम किस में लेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो क्या हो जाएगा ml-3 अपॉन इसका भी क्या हो जाएगा ml-3। अभी आपस में कैंसिल आउट होकर डायमेंशन लेस बन जाएगी, नहीं बन जाएगा, m0, l0 एंड t0, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है। तो हमारे पास फोर्थ क्या बचा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g होता है, इसका डायमेंशन होता है, हम पहले निकाल भी चुके हैं, क्योंकि किन्हीं दो बॉडीज के बीच जो लगने वाला फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो अगर हम यहाँ से g का डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आएगा, f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो फोर्स का डायमेंशन हम देख सकते हैं क्या होता है, mlt-2 एंड r का l स्क्वायर, और नीचे क्या मास, तो इसका क्या होगा m स्क्वायर। तो इसका अगर हम डायमेंशन दें क्या होगा, m ये 2 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना, एक m-1 l1 और l2, तो ये क्या होगा l³ एंड t-2 m-1 l³ एंड t-2। तो ये हमारे पास किसका डायमेंशन आ जाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आ जाएगा। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। तो इसमें जो 4 हमको फिजिकल पैरामीटर दे रखे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पॉइजन रेशो, रिलेटिव डेंसिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसमें पहले वाले जो 3 है इनका तो कोई डायमेंशन होता नहीं, ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता, ना पॉइजन रेशो का, ना रिलेटिव डेंसिटी का, केवल किसका होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जिसका हमने कैसे निकाला, किन्हीं दो मास ऑब्जेक्ट के बीच जो लगने वाला फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर g का निकालेंगे तो r स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, FR स्क्वायर अपॉन m1 m2। हमको पता है फोर्स का क्या होता है, mlt-2 और r स्क्वायर का होगा l स्क्वायर, और मास का करेंगे मास इंटू मास, तो m स्क्वायर हो जाएगा। इधर स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो m-1 हो जाएगा, क्योंकि एक पावर पहले से ऑलरेडी है। इधर क्या हो जाएगा, l³ क्योंकि 1 ये रहा 2 ये रहा, एंड t-2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, टर्पेंटाइन ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब ऑफ लेंथ l एंड रेडियस r। तो कोई ट्यूब है जिसका रेडियस r है और लेंथ क्या है l। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ द ट्यूब इज p। तो प्रेशर डिफरेंस क्या है, p है। द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज गिवन, थीटा इज इक्वल टू p r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4bl, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑयल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी इज, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो हमको क्या दे रखा है, ईटा इज इक्वल टू p r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4bl। तो v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है, एंड l क्या है यहाँ पे, ये लेंथ है इसका, r क्या है उसका रेडियस है, और x क्या है उसका दे रखा हमको डिस्टेंस है।
ओके, तो अब हम इसका देख लेते हैं। तो प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, F अपॉन ए होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है अगर आर स्क्वायर में से हम एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो कोई ऐसा ही क्वांटिटी आएगा जिसका डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ये आर स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, इसका भी एल स्क्वायर सेम क्वांटिटी बचने वाला है। 4 क्या है, कांस्टेंट है, और वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस 1, और एक एल ये रहा तो इसको क्या इसीलिए ऐसे लिख सकते हैं, एल स्क्वायर टी माइनस 1। तो ईटा इज इक्वल टू, अब देखो एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर आता है तो इस एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर केवल फोर्स बचेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर टी माइनस 1। तो ईटा इज इक्वल टू एम, एल 1 है, स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल माइनस 1, टी माइनस 2 है, माइनस 1 ऊपर जाएगा तो प्लस 1, तो टी माइनस 1 हो जाएगा। एम एल माइनस 1 एंड टी माइनस 1, तो ये किसका आ जाएगा, जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट दे रखा है ईटा, इसका डायमेंशन आ जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, जो इसका सी ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट इज गिवन बाय। तो परमिएबिलिटी जो म्यू नॉट होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने बायो-सावर्ट लॉ पढ़ा था, किसमें, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो पढ़ा होगा, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, बायो-सावर्ट लॉ, किसी भी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके अकॉर्डिंग उससे आर डिस्टेंस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। जब आई डी एल क्या है, ये स्मॉलेस्ट करंट एलिमेंट है, तो हमको इसका किसका म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना है। तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू dB इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई डी एल, क्योंकि 4 पाई तो कांस्टेंट है, साइन का होता नहीं है। तो अब जो हम लोग डीबी देख रहे हैं, डीबी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हमने पीछे निकाला है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एम टी माइनस 2 एंड ए माइनस 1 होता है। और अगर हम निकालना चाहते हैं इसको निकाल सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा से। आर स्क्वायर इसका डायमेंशन क्या होता है, एल स्क्वायर अपॉन करंट का डायमेंशन क्या होता है, एम्पियर, एंड डी एल लेंथ, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। तो अब हम इसको एक साथ लिख देते हैं, एम एल स्क्वायर ये रहा और एल 1 ये रहा, तो एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल एक एल बचेगा, एम एल टी माइनस 2 है तो टी माइनस 2 हो जाएगा, ए 1 है और ए 1 ऊपर जाएगा तो ए माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो परमिएबिलिटी उसका डायमेंशन क्या आ गया है, एम एल टी माइनस 2 एंड ए माइनस 2। तो इसमें है कहीं एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2, तो जो इसका ए ऑप्शन है एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2, यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, इससे आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।